हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु राधे जी। राधे गुरु जी। राधे राधे जी, राधे राधे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा। कल की ही तरह मैं आज फिर से रिक्वेस्ट करूंगा सभी से कि अपना अपना वीडियोस ऑन कर लें, ताकि हम एनर्जी के द्वारा एक दूसरे से कनेक्ट रह सकें और हमारी अंडरस्टैंडिंग का लेवल जो है समान रूप से शक्तिमान हो सके। सबसे पहले हम अपने गुरुवर आचार्यों को, परमपिता परमेश्वर को याद करेंगे। आंखें बंद करेंगे, 3 बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। हाथ जोड़ेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपदाय गौरपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत वन गोस्वामीति नाम। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। श्री राधा एक निश्चितम रसायन कथामृतम संकीर्तनम आनंद धाम गोस्वामी नाम वरानम। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं शिला गुरुदेव से प्रार्थना करता हूँ हम सबकी बुद्धि शुद्ध हो, हृदय प्रेम से भरा हो, ईश्वर में निष्ठा व सत्ता बनी रहे, हम सभी स्वस्थ हों, हम सबकी रक्षा हो, शक्ति संपन्न हो और निरंतर ऊंचाइयों के साथ हम सभी एक साथ आगे बढ़ें। अपने पेरेंट्स को याद करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स को महसूस करते हुए, ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों को महसूस करते हुए, सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए धीरे से अपनी आंखें खोल सकते। तो आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं कि आप सुबह सुबह मॉर्निंग में ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर रेखी विद्या को सीखने के लिए एक साथ एकत्रित हुए। ये बहुत साधारण बात नहीं है, क्योंकि यदि हम रेखी सीख रहे हैं तो इसका अर्थ है कि ईश्वर ने हमारे लिए कुछ विशेष रूप से सोच रखा है। ये एहसास कब होगा? ये एहसास होगा आपको जब आप इस पूरी विद्या को सीख पाएंगे, और सीखने के बाद जब आप अपनी हीलिंग करेंगे तब आपको एहसास होगा कि हमें ईश्वर ने कितना बड़ा उपहार दे दिया। हमने कल
कुछ बेसिक चीजों को जाना था और बात की थी कि रेकी को जिन्होंने रीडिस्कवर किया, जिन्होंने दोबारा इसकी खोज की, वो थे डॉक्टर मिकाओ उसुई, जो जापान के थे। हमारी ये पद्धति ऋषि मुनियों की देन है। भारतीय संस्कृति में इसका चलन रहा है। ऋषि मुनि, चाहे वशिष्ठ मुनि हो, हमारे गुरु नानक जी हों, ईसा मसीह हों, और बड़े बड़े संत हों, आपने कहानियों में, कथाओं में बचपन में सुना होगा कि जब कभी भी ये सिद्ध महात्मा पुरुष अलग अलग गांव में जाते थे और वहां पर कोई महामारी या कोई बीमारी वहां पर होती थी, तो मात्र अपने स्पर्श से उन लोगों को ठीक कर दिया करते थे। तो वेदों में, खास करके ऋग्वेद में, अथर्ववेद में, इसको स्पर्श चिकित्सा के तौर पे कहा गया, लेकिन रेकी नहीं कहा गया। क्या कहा गया? ब्रह्मांडीय ऊर्जा। और ब्रह्मांडीय ऊर्जा जापान की भाषा में उसको रेकी कहा जाता है। रे मीन्स ब्रह्मांड और की मीन्स ऊर्जा। तो जब डॉक्टर मिकाओ उसूई एक कॉलेज में पढ़ा रहे थे अपने स्टूडेंट्स को, तो वहां पर एक चैप्टर आया, वहां पर एक शब्द आया कि इस तरह की कोई एनर्जी होती है जिससे लोग स्पर्श करने से ठीक हो जाते हैं। तो एक विद्यार्थी ने पूछ लिया कि सर, क्या हम भी ठीक कर सकते हैं इस तरह से स्पर्श करके? तो डॉक्टर मिकाओसी के पास आंसर नहीं था। क्यों? क्योंकि जब तक हमने कोई चीज महसूस ना की हो, हम कैसे उसके बारे में कुछ बोले। तब डॉक्टर मिकाओसी ने उसकी खोज प्रारंभ की। जापान के कई बौद्ध मठों में गए, कई जगह गए। कुछ लोग इनको बौद्ध भिक्षुक भी कहते हैं, बौद्ध संप्रदाय से इनको मानते हैं। तो इन्होंने बौद्ध मठों में काफी खोज की। भारत आए, भारत में भी काफी खोज की, और एक कमल सूत्र नाम का एक ग्रंथ इनको मिला, जहां पे इस तरह की विद्या का जिक्र या वर्णन किया गया था। तब इन्होंने इस पर प्रयोग प्रारंभ किए। सभी अपनी आवाज को म्यूट कर लें ताकि हम आपस में डिस्टर्ब ना हो। अभी भी कुछ लोगों ने अपने वीडियोस ऑन नहीं कर रखे हैं, वो कर लें, उन्हीं के लिए फायदा है। तो उन्होंने क्या किया, जब यहाँ पर देखा कमल सूत्र के नाम के ग्रंथ में, उस चैप्टर में, कि इस तरह की विद्या का वहां पर वर्णन है, तो उन्होंने एक पहाड़ी पर जाकर के, जापान में एक शहर है, और आपको वहां पर जो बुक है उसमें मिल जाएगा, क्वेटा करके है, और वहां से कुछ दूरी पर कुरियामा करके एक पहाड़ी है। वहां वो डॉक्टर मिकाओसी साधना के लिए गए। उन्होंने ये तो पता कर लिया था कि ऋषि मुनि पहाड़ों पर, जंगल में जा करके साधना करते थे, एकांत में करते थे, ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो। इतनी बात उनकी समझ में आ गई थी। तब उन्होंने वहां जाकर के 21 दिन की साधना प्रारंभ की। बिना कुछ खाए पिए लगातार उस एनर्जी का, उस ऊर्जा का ध्यान करते रहे। ध्यान करते करते अचानक से 21वें दिन, जब उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं था, शरीर जर्जर हालत में हो गया था और काफी कमजोर महसूस कर रहे थे अपने आप को, तो 21वें दिन आसमान में से एक रोशनी आई जो उनके शरीर के अंदर प्रविष्ट हुई। तो उसका बड़ा सुखद एहसास था। तब उन्होंने उस एनर्जी को कहा कि दिस इज ए रेकी, यानी ब्रह्मांडीय ऊर्जा। जाहिर सी बात है, आसमान की ओर से आने वाली कोई भी ऊर्जा
जो ऊर्जा प्रदान करे, शक्ति प्रदान करे, सुखद एहसास दे। कोई भी व्यक्ति उसको स्टार्टिंग में यही कहेगा कि ये बहुत बड़ी शानदार ऊर्जा है। तो उन्होंने उस ब्रह्मांडी ऊर्जा को अपने शब्दों में कहा रेकी, क्योंकि वो जापान के थे तो जापान में ही बोलेंगे, सीधी सीधी बात है, जापानी भाषा में ही बोलेंगे उसको। तब से इस रेकी का चलन प्रारंभ हुआ। तो जब वो पहाड़ी पे थे और उन्होंने उसको रेकी घोषित कर दिया कि ये रेकी है और मेरे अब शरीर में रेकी आ गई है, तब वो उस पहाड़ी से नीचे उतर रहे थे और उनको ठोकर लगी, क्योंकि कमजोर तो हो ही गए थे उस टाइम तक। और जब नीचे उतरे तो ठोकर लगते ही उनका अंगूठा फट गया। पैर का अंगूठा फटते ही उसमें दर्द होने लगा और ब्लड आने लगा। तो पहली बार जब हाथ रखा, जब हमें चोट लगती है तो सबसे पहले हमारा हाथ जाता है वहां। हाथ रखा तो अचानक से उनका दर्द बंद हो गया। फिर दोबारा हाथ रखा तो ब्लड बंद हो गया। उनको आश्चर्य हुआ, क्योंकि ये घटना उनके साथ जो है पहली बार हो रही थी। उनके हाथों में कुछ इस तरह की शक्ति आ चुकी थी कि वो आश्चर्यचकित हो रहे थे कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ। उसके बाद फिर जब वो पास के ही एक होटल पर गए कि चलो मैं कुछ खाना खा लेता हूँ, मुझे भूख लग रही है, तो वहां पर एक छोटी सी बच्ची जो रही होगी 8 9 10 साल की, जो उस होटल पे काम करती थी, उसके दांतों में दर्द था और दांतों पर हाथ रख करके, अपने गाल पे हाथ रख करके वो बैठी हुई थी। तो उन्होंने अपने पास बुलाया कि पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि मेरे दांतों में दर्द है। तो उन्होंने जस्ट उसके यहाँ पर दोनों दाढ़ों पर इस तरह से हाथ रखा और कुछ सेकंड्स के बाद वो दर्द खत्म हो गया। ये उनके द्वारा किया गया तीसरा उपचार था, क्योंकि 2 उपचार तो अपने साथ कर ही चुके थे इससे पहले। उसके बाद चौथा उपचार जब वो घर आए तो उनका एक फ्रेंड था राबोट करके, जो उनका काफी देर से इंतजार कर रहा था और बार बार आ रहा था उन दिनों में। उसे नहीं पता था कि मेरा मित्र जो है साधना के लिए गया है। तो उसने छूटते ही पूछा कि भाई इतने दिनों में तुम कहाँ थे? और मैं तो बार बार आ रहा था कि यार ऐसे ऐसे बात थी, मैं साधना करने निकल गया और मेरे हाथों में इस प्रकार की शक्ति आई है कि मैं नहीं मानता हूँ इस तरह की कोई शक्ति हो ही नहीं सकती है। तो मुझे ठीक करो तो मैं मतलब मान जाऊंगा कि हाँ ये शक्ति तुम्हारे हाथों में है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी को बताते हैं कि हमारे हाथों में इस प्रकार की शक्ति है तो लोगों को कम विश्वास होता है। तब उन्होंने कहा कि अच्छा बताओ क्या समस्या है, कि मेरे घुटनों में सालों से दर्द होता है, इनको ठीक करो। तो डॉक्टर मिकाउसी ने उनके घुटनों के दर्द को ठीक किया और धीरे धीरे लोगों के पास वो चलन प्रारंभ हो गया। चलन प्रारंभ हो गया, लोग आने लगे, लोगों का इलाज करने लगे। कुछ लोग कहते हैं उन्होंने प्रॉपर तरीके से क्लिनिक खोल करके इलाज करना शुरू किया। और इलाज करना शुरू किया तो लोगों की बहुत भारी भीड़। तो शुरू शुरू में वो किसी से कोई पैसा नहीं लेते थे और फ्री में इलाज करते थे। तो लोगों ने उनका मजाक भी उड़ाया, कुछ लोगों ने उसका गलत फायदा भी उठाया। उन्होंने ये महसूस किया कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और इसको जन जन तक पहुंचा रहा हूँ। उन्होंने बाद में सिखाना भी शुरू किया। डॉक्टर मिकाउसी के बाद मैडम टकाटा, डॉक्टर हयासी, इस तरह से उनके शिष्य बने। उन्होंने ये बात महसूस की कि नहीं, कहीं तो कुछ गलती हो रही है, कहीं तो कुछ मिस्टेक हो रही है। तब उन्होंने 2 सिद्धांत या 2 नियम बहुत ही इनिशियल स्टेज पे कहा कि रेकी को कभी भी फ्री में नहीं देना। तो उन्होंने इसको इस तरीके से कहा कि रूल्स ऑफ एनर्जी एक्सचेंज ऐसे कहा, ताकि लोगों को लगे कि ये एसेंशियल है। क्यों? और ये देखना, आप अपनी हर हर जीवन में देखना इस बात को, जब तक हम एनर्जी एक्सचेंज नहीं करेंगे। हमारे भारत की संस्कृति में भी कहा जाता है कि हमारे कार्मिक कनेक्शंस क्रिएट होते हैं। हमने किसी से चीज ले ली और बदले में कुछ नहीं दी,
तो क्या हुआ, हमारा एक कार में कनेक्शन बना और 84 लाख योनि में बार 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 हमें उस कार में कनेक्शन को भोगने के लिए आना पड़ेगा। तो क्योंकि हमने एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया। तो हमें, चाहे हम रेकी विद्या को सीख रहे हैं, चाहे हम रेकी हीलिंग करा रहे हैं, उसके बदले में हमें कुछ न कुछ एनर्जी एक्सचेंज करना है। ये डॉक्टर मिकाउसी ने पहला रूल बताया इनिशियल स्टेज पे, क्योंकि वो देख रहे थे कि वैल्यूज नहीं है, इसकी कोई कीमत नहीं समझ रहा है। तो उन्होंने पहला रूल बताया। दूसरा बताया कि पात्र को ही देनी है। अब पात्र इनिशियल स्टेज पे कैसे पता लगेगा कि वो पात्र है या नहीं है? तब उन्होंने कहा कि पात्र का ऐसे पता लगेगा कि अगर कोई डिमांड कर रहा है कि मुझे रेकी सीखनी है, ठीक है, मुझे रेकी सीखनी है, तो आपको, अगर उसने डिमांड किया है तो आपको सिखानी है, तभी उसको वो वैल्यू करेगा। अन्यथा मेरे पास 200 का 200 250 300 लोगों का ग्रुप है, मैं चाहता तो इस लिंक को वहां पे भी डाल सकता था, इस लिंक को फेसबुक पे भी डाल सकता था, और वहां से और भी अधिक संख्या में लोग इसको ज्वाइन कर सकते थे। पर क्या उसकी वैल्यू होती? नहीं। कभी कोई आता, कभी कोई नहीं आता। इसीलिए जिन्होंने अप्रोच किया कि मैं सीखना चाहता हूं या मैं सीखना चाहती हूँ, उन्हीं को रेकी सिखाया जा रहा है। इसी प्रकार आपकी क्लिनिक पर आपसे कोई भी अप्रोच करेगा कि मुझे हीलिंग करानी है, तब इसके साथ एक और नियम आया, जो आगे भी मैं अभी आपको रूल्स बताने वाला हूं, उसके अंदर भी है। नीडी पीपल्स को, यानी जैसे अभी आपका ट्रेन एक्सीडेंट हुआ, वो सभी नीडी पीपल थे, तो आपने यूनिवर्स की कॉस्ट में, एक सोशल कॉस्ट में जाकर के उनकी हीलिंग की। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि अपने साथ जब कभी भी क्लास में बैठे तो नोटबुक और पेन लेके जरूर बैठें। कुछ चीजें ऐसी आएंगी जो आपको नोट करनी है, जो आपके काम आने वाली है। तो डॉक्टर मिकाउसी ने ये 2 सिद्धांत हमें बताए, जिसका हमें आगे चल के पालन करना है। अब मैं बात करता हूं कि उन्होंने कहा कि एक अच्छा हीलर कैसे बन सकता है। ठीक है, आपने विद्या सीख ली, आपने रेकी सीख ली, और आपको क्या करना है? अब उसको अपने जीवन में उतारना है। आपको खुद उसकी रेकी करनी है, उसके खुद उपचार करने हैं, और दूसरों के उपचार आपको सेकंड डिग्री के बाद करने हैं। तब डॉक्टर मिकाउसी ने कहा कि इनिशियल स्टेज पे आपको कुछ चीजों का पालन करना पड़ेगा। ये एनर्जी एक्टिवेट कैसे रहेगी? कुछ लोग कहते हैं, जो अलग अलग जगहों पर रेकी सीखते हैं या यूट्यूब के माध्यम से सीखते हैं, ऑनलाइन सीखते हैं या अलग अलग चैनल से सीखते हैं, तो वो बाद में वो रिपीट करते हैं मेरे पास आकर के, और कहते हैं कि गुरुजी, हमें इतना समय हो गया रेकी करते करते, हमारे हाथों से एनर्जी फ्लो नहीं होती, या शुरू में होती थी, अब नहीं होती। शुरू में 2-4 दिन महसूस हुई, अटैचमेंट ताजा ताजा हुआ था, और उसके बाद हमें आज फील नहीं होता। इसलिए हम इसको दोबारा सीखना चाहते हैं, दोबारा अटैचमेंट कराना चाहते हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि नहीं, अटैचमेंट दोबारा कराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि एक बार अटैचमेंट हो गया तो वो हमारी शक्ति हमारे अंदर है। हाँ, इसको जागृत करने की आवश्यकता है, उसके लिए तो आप अटेंड कर सकते हैं सेशन। लेकिन आप ये कहें कि जी मैं एनर्जी को दोबारा से जागृत दोबारा से अटैचमेंट कराना चाहता हूँ क्योंकि मुझे महसूस नहीं होती, तो वो माइंडसेट ठीक नहीं है। आप एनर्जी को जागृत करने के लिए तो कर सकते हैं, पर अटैचमेंट इस लिहाज से कि सब मुझे महसूस नहीं होता इसलिए करना है, नहीं। इसका मतलब उसकी वैल्यू नहीं है अटैचमेंट की। तो आप अपने शब्दों में इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि मैं एनर्जी को फील करना चाहता हूँ, मैं इसको फिर से जागृत अवस्था में महसूस करना चाहता हूँ, इसीलिए दोबारा कर रहा हूँ। ये नहीं कि हमें जिसने सिखाया वो सही नहीं सिखाया, बिल्कुल उन्होंने सही सिखाया, पर कुछ चीजों का हमने, खास करके डॉक्टर मिकाओसी के 5 सिद्धांतों का पालन नहीं किया। डॉक्टर मिकाओसी के 5 सिद्धांत कौन से हैं, मैं सबसे पहले इस सेशन में वो लेना चाहूंगा।
आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है? नहीं दिखाई दे रही है। हम्म, मैंने अभी स्क्रीन कनेक्ट किया है। दिखाई दे रही है गुरुजी। ठीक है, दिखाई दे रही है। ठीक है। हाँ जी गुरुजी दिखाई दे रही है। तो डॉक्टर ओशो द्वारा बनाए गए रेकी के ये 5 सिद्धांत आपको बहुत बहुत ही ग्रेटिट्यूड के साथ समझना है इनको। बहुत छोटी बात नहीं है और बहुत साधारण बात नहीं है, इसको समझने का प्रयास करना। उन्होंने कहा कि यदि एक हीलर प्रतिदिन सुबह सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में, खास करके वो ब्रह्म मुहूर्त की बात कर रहे हैं, कि अगर ब्रह्म मुहूर्त में ये 5 सिद्धांतों का चिंतन करे और अपने आप से कमिटमेंट करे, वायदा करे, तो वो हीलर की जो एनर्जी है दिनों दिन, रातों रात एनर्जी मल्टीप्लाई होगी उनके अंदर, और वो सस्टेन करेगी और वो महसूस होगी। क्या कहा उन्होंने? कहा कि पहला कमिटमेंट ये करो कि केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, केवल आज के दिन। क्योंकि जब आप बड़ा वायदा करते हैं, ज्यादा दिनों के लिए वायदा करते हैं, तो हमें याद नहीं रहता या हम लेजी हो जाते हैं उसके प्रति। तो उन्होंने कहा कि केवल आज के दिन में क्रोध नहीं करूंगा, यानी कि हम अपने आप से कमिटमेंट करें, हृदय पे हाथ भी रख लें ताकि आप कमिट कर सकें, ताकि याद रख सकें ये मैंने वायदा किया है। ये तो बहुत बड़ा वायदा नहीं है। आपको पूरे दिन के अंदर जब कभी भी क्रोध आएगा तो आपको याद आएगा कि मैंने अपने आप से कमिटमेंट किया है कि मैं आज के दिन क्रोध नहीं करूंगा। यहाँ पे उन्होंने कहा कि क्रोध का मूल कारण क्या है? हमारे अतृप्त मन, हमारी इच्छाएं, औरों से हमारी अपेक्षाएं, हमारा दबा कुचला हुआ मन, अहंकार, दूसरों पर शासन करने की प्रवृत्ति। तभी तो गुस्सा आता है अगर वो सामने वाला नहीं मानता तो। प्रश्न उठते हैं, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों नहीं? इसके अलावा बहुत सारी बातें। तो ये क्या है? ये हमारी पैदाइशी चीजें हैं, हम इन्हें नष्ट कर सकते हैं और कोई नहीं। और ईश्वर से ऐसा क्यों पूछना है कि क्यों है, कैसे है? एक्चुअली जो ईश्वर ने दे दिया बहुत सुंदर दिया, उसको स्वीकार स्वीकार करना है, एक्सेप्ट करना है। तो जीवन का जो सार है, इसको अगर आपने समझ लिया तो क्रोध नहीं आएगा, सीधी सी बात है। तो पहला सिद्धांत उन्होंने बताया। दूसरा बताया, केवल आज के दिन में चिंता नहीं करूंगा, केवल आज के दिन। तो तीसरा उन्होंने कहा कि केवल आज के दिन में अपना कार्य ईमानदारी से करूंगा। बहुत बड़ी बात नहीं कही बोली उन्होंने। हर दिन आपको ये अगर अपने आप से वायदा करते जाना है तो मेरे हिसाब से एक दिन के लिए वायदा निभाना तो बड़ा आसान है ना, ज्यादा दिन निभाने के लिए तो सुबह उठना है, अपने आप से कमिट करना है, सिंपल सी बात। केवल आज हर पल मैं कुदरत कृपा का आभार मानूंगा और सब कुछ स्वीकार करूंगा। सब स्वीकार करने का मतलब है जो हो रहा है उसके अगेंस्ट नहीं जाना, उसको स्वीकार करना है पहले और उसके बाद उस पर चिंतन करना है। और सबसे बड़ी बात, हमें हमें जो है हर पल जो भी कुदरत ने हमें दिया, नेचर ने हमें दिया, भगवान ने हमें दिया, उसकी कृपा का आभार मानना है। ये पेड़, ये पौधे, ये घर, ये मकान, ये माता पिता, भाई बहन, हमारे रिलेटिव्स, हमारी जॉब, हमारा बिजनेस, हर पल कुदरत कृपा का आभार मानना है कि जो दिया वो बहुत कुछ दिया, अब जो कुछ करना है वो मुझे करना है। सब कुछ आपकी थाली में, हमारी थाली में परोस के भगवान नहीं देंगे। हमें क्या करना है? खुद भी तो क्रिएट करना है ना चीजों को। तो जो दे दिया उसके लिए आभार व्यक्त करना है, ग्रेटिट्यूड व्यक्त करना है। और लास्ट उन्होंने कहा कि केवल आज के दिन मैं हर जीव को प्रेम और आदर करूंगा। ऐसा करने से हमारे अंदर की जो चीजें हैं वो क्या हो जाएंगी? जो मलिनता है, जो कठोरता है, वो चीजें धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। तो ये उन्होंने विशेष रूप से कहा। तो आपको ये ध्यान रखना है। और जो हीलर्स हीलिंग सीखने के बाद, रेकी सीखने के बाद ये शिकायत करते हैं कि
हमें महसूस नहीं होती, तो आज पता लग गया होगा क्यों नहीं महसूस होती। क्या आपने अपने जीवन में इन 5 सिद्धांतों का पालन किया? डॉक्टर मिकाओ जी ने हमसे ज्यादा अपेक्षाएं नहीं की। उन्होंने हमें 2 रूल बताए इनिशियल, और 5 सिद्धांत बताए। मैंने अपने 17-18 साल के कैरियर में, खास करके रेकी फील्ड में, कुछ रियलाइजेशंस किए, और मैंने कुछ 21 सिद्धांत महसूस किए कि ये 21 सिद्धांतों के आधार पर हमारी रेकी दिनों दिन उसकी ऊर्जा बढ़ सकती है, उसकी कैपेसिटी बढ़ सकती है, उसकी पावर बढ़ सकती है। वो सिद्धांत मैं आप सब लोगों के साथ, वो रूल्स कह लीजिए, सिद्धांत कह लीजिए, रियलाइजेशंस कह लीजिए, मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा। आपको बहुत अच्छा लगेगा उनको जान करके। क्यों? क्योंकि वो ऐसी चीजें हैं जो आपकी डेली रूटीन की चीजें हैं, आप उनको कर पाएंगे। तो वो मैं शेयर करने जा रहा हूँ, उनको भी ध्यान से आप नोट कर लीजिएगा। रेकी हीलर्स के लिए क्या आवश्यक है, ये आपको क्यों बताया जा रहा है बार बार कि आपको इन चीजों का ध्यान रखना है? क्योंकि आपकी एनर्जी की पावर इसी बात पर डिपेंड करेगी कि आप अपने आप को कितना भर रहे हैं। आप खुद खाली होंगे तो किसी को क्या देंगे? इसलिए अपने आप को स्ट्रांग रखना है और इन चीजों का पालन करना है। पहली बात, नो रिग्रेट्स, जस्ट करेक्ट। अपने आप को करेक्ट करना है, इस बात का रिग्रेट नहीं करना है कि मैं ये नहीं कर पाया, मैं ऐसे नहीं कर पाया, और ये कर सकता था, ये चूक हो गई। बजाय इन सब चीजों में टाइम वेस्ट करने के, आपको उन चीजों को करेक्ट करना शुरू करना है। रेकी हीलर की एक खासियत होती है, वो जब ट्रीटमेंट करने भी जाता है और किसी का ट्रीटमेंट करते करते उसको लगता है कि नहीं, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, नहीं, देखो आपकी अपनी प्रैक्टिस में कहाँ कमी है। तो दूसरा रियलाइजेशन क्या है? प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट एंड बोल्ड। अगर हमारी प्रैक्टिस ठीक नहीं है, इसीलिए मैंने स्टूडेंट्स को क्या किया, हर कोर्स में हर लेवल पे ये कहा कि आप एक बार कोर्स जब कर रहे हैं मेरे पास, और जब कभी भी आप ग्रुप में दोबारा देख रहे हैं कि अब ये रिपीट क्लास होने वाली है, तो तुरंत ज्वाइन कीजिए। क्योंकि रिपीट क्लास के लिए मैं कोई फीस चार्ज नहीं कर रहा हूँ, किसी भी लेवल पे किसी भी कोर्स की। मेरे पास 42 से ऊपर कोर्सेज हैं। रिपीट क्लास के लिए कोई चार्ज नहीं है, कभी भी आओ, कभी भी करो। क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस आपको क्या करती है? परफेक्ट और बोल्ड करती है। कभी भी नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो जजमेंट, विशेष रूप से याद रखना है। क्योंकि जब कभी भी हम ब्लेम करते हैं तो हमारे अंदर टॉक्सिन क्रिएट होते हैं, हमारे अंदर गांठ क्रिएट होती हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसकी वजह से हमारे अंदर स्किन डिसऑर्डर्स आ जाते हैं। तो क्या करना है? नो ब्लेम, नो कंप्लेन, नो जजमेंट। इसको फॉलो करना है, अपने जीवन का एक नियम बना लेना है। नेगेटिविटी इज जनरेटेड बाय अवर नेगेटिव थॉट्स। हम क्या करते हैं? हम ज्यादातर अपने आप को नेगेटिव थॉट्स में रखते हैं, क्योंकि ऐसा हो जाता है। हम जानते नहीं है, हम उसको पहचानते नहीं है, लेकिन हम क्या करते हैं, उस डेली लाइफ में नेगेटिविटी को जनरेट कर रहे होते हैं। अरे ऐसा ना हो जाए, हमारा बच्चा घर से बाहर निकल रहा है, अरे ध्यान से जाना, सड़क पे कहीं चोट मत लगा लेना, ऐसा मत करो, वैसा मत करो। बेसिकली हमारी शुरुआत ही यहीं से हो रही है। तो इसका मतलब हमारे सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं दिक्कत बचपन से है, या कुछ ऐसे एनवायरनमेंट से आ गई। अब हमें उसको चेंज करना है, क्योंकि अब हम हीलर हैं। हमारी एक छोटी सी नेगेटिव थॉट्स भी सामने वाले पेशेंट को असर डाल सकती है। क्यों? जो आपके अंदर होगा वही तो बाहर निकलेगा। तो आपको क्या करना है? नेगेटिविटी को बंद करना है आपको। हाँ, उस बात को कैसे कह सकते हैं? अगर मान लीजिए हमारा बच्चा बाहर जा रहा है, तो ये कहने की बजाय ध्यान से जाना, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये कहने की बजाय हम कह सकते हैं कि बेटा
रोड पर ध्यान से चलना अच्छा रहता है, ध्यान से चलना अच्छा रहता है। तो बजाय आप नेगेटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करने के पॉजिटिव वर्ड्स का इस्तेमाल करना शुरू करो। एक प्रैक्टिस है, रियलाइजेशन धीरे धीरे होगा, धीरे धीरे इसका असर आएगा, एक दिन में नहीं होगा। वी हैव टू बी थैंकफुल टू एंटायर गुरु परंपरा। एंटायर गुरु परंपरा, इस परंपरा में जब आप आ रहे हैं तो आपसे पहले भी बहुत सारे गुरु, बहुत सारे मेंटर्स इस परंपरा में आए हैं। तो जब आप रेकी करना प्रारंभ करेंगे तो आप सबके प्रति ग्रेटिट्यूड, थैंकफुल फील करेंगे। अगर वो नहीं होते तो आपके हाथ में आज ये रेकी पावर नहीं होती। तो आपको हमेशा थैंकफुल होना है और क्या कहना है कि ये सब आप कर रहे हैं, मैं सिर्फ माध्यम बन रहा हूं। चेंज अवर एटीट्यूड फर्स्ट टू प्रोवाइड हेल्थ सर्विसेज। अगर हम चाहते हैं कि हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड करें, हमारे हाथों से लोग ठीक हों, तो हमें अपना एटीट्यूड चेंज करना पड़ेगा। क्या एटीट्यूड? हमेशा मनी मेकिंग वाला कहानी नहीं होना चाहिए। हमेशा ये एहसास रहना चाहिए कि मैं एक सेवा कर रहा हूँ। घमंड नहीं आना चाहिए, अरे तो मेरे से तो लाखों पेशेंट ठीक हो चुके हैं। तो बड़ा आप जो है कनेक्ट करके रखना है अपने आप को, डाउन टू अर्थ रहना है। रेकी फ्लोज एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स। जब हम रेकी को फ्लो कराते हैं और इस तरह से हीलिंग कर रहे होते हैं या इस तरह से हीलिंग कर रहे होते हैं, जब कभी भी हम हीलिंग कर रहे होते हैं अपनी या किसी और की, तो हम डिसाइड नहीं कर सकते कि रेकी कितना देना है। आपके हाथों से जब तक फ्लो करेगी तब तक आपको करना है। चाहे 10 मिनट रेकी चले, चाहे 15 मिनट चले, चाहे 20 मिनट चले, चाहे आधा घंटा चले, रेकी का फ्लो अपने आप बंद हो जाएगा। यहाँ पे वाइब्रेशंस बंद हो जाएंगी, यहाँ पर जो भी आपको एहसास हो रहा है उस बंद हो जाएगा। तो रेकी जो है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉडी पार्ट के ऊपर काम करती है। आगे चलते हैं। सहज रहना है। टेक इट इजी, व्हेन लॉजिक एंड्स मैजिक स्टार्ट्स इन अवर लाइफ। आपको इसी क्लास में एहसास हो जाएगा, ये सिद्धांत, ये जो रियलाइजेशन है, रियलाइज हो जाएगा कि जब हम हमारे लॉजिक्स एंड होते हैं तो हमारी लाइफ में मैजिक स्टार्ट हो जाते हैं। मैं आपसे यहाँ पे एक बात जरूर कनेक्ट करना चाहूंगा कि आपका 27th को जब कोर्स कंप्लीट हो जाए तो ये ध्यान रखना 30th जून से मेडिटेशन स्टार्ट हो रही हैं, उनको जरूर अटेंड किया करना। क्योंकि मेडिटेशन वो ब्रह्म मुहूर्त की मेडिटेशन हैं, अलग अलग तरह की हैं। उसका एक लाइन ऑफ टॉपिक्स मैंने पहले से शेयर किया हुआ है ग्रुप में, मेडिटेशन ग्रुप में भी शेयर किया था मैंने, कि हम कब कब कितने कितने दिन के लिए कौन कौन सी मेडिटेशन करेंगे। और ये मेडिटेशन का जो हमारा टारगेट है करीब करीब 350 डेज से ऊपर का है, यानी लगभग हम 1 साल से ऊपर इसको लेके जाएंगे। तो वो मेडिटेशन को करने से क्या होगा, आपकी एनर्जी और भी मल्टीप्लाई होगी। फॉरगेट एंड फॉरगिव ऑलवेज, बिकॉज ऑफ वी आर ओनली डूअर्स। हमेशा भूलना है चीजों को, माफ करना है और आगे बढ़ना है। हमारे हाथ में ये है। हम जब पकड़ते हैं चीजों को, नहीं उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं उसको माफ नहीं करूंगा, उसका ये बुरा हो जाए, तो हमारा कनेक्शन हमेशा, हमारा कॉर्ड कनेक्शन उस व्यक्ति के साथ रहता है। ध्यान देना, अब आप हीलर बनने जा रहे हैं तो आपकी कॉर्ड, आपकी नाभि उसकी नाभि की कॉर्ड के साथ अटैच हो जाती है, क्योंकि आपने उसको माफ नहीं किया, आप उसकी बातों को भूले नहीं। तो उसकी की हुई जितने भी कर्माज हैं उनके रिफ्लेक्शंस आपके अंदर भी आने शुरू होते हैं। आप कहते हैं मैंने तो ये किया नहीं, मुझे क्यों फल मिल रहा है, मैंने तो ये किया नहीं, मुझे क्यों फल मिल रहा है। अरे भाई किया ना, तुमने ही तो किया, उसको माफ नहीं किया। और माफ नहीं किया तो जो व्यक्ति कर रहे हैं, अब ऐसे पता नहीं हजारों लोगों के साथ हम कनेक्ट होंगे। लिस्ट बनाओ, आज ही लिस्ट बनाओ कि मैं किसके साथ कनेक्ट हूं। आज ही डिस्कनेक्ट करो अपने आप को, मन में सोचो
डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट, डिस्कनेक्ट। हर व्यक्ति की लिस्ट बनाते चले जाओ, मैंने किस किस को माफ नहीं किया, किसने मेरे साथ बुरा किया, मैंने किसको माफ नहीं किया। क्योंकि ये सारी चीजें आपके अंदर टॉक्सिन क्रिएट कर रही हैं, आपके अंदर गांठें क्रिएट कर रही हैं। कुछ लोगों के अंदर होंगी भी जो किसी टेस्ट में नहीं आती होंगी। अल्सर्स होंगे कुछ लोगों को जो किसी टेस्ट में नहीं आते होंगे और दवाइयां खा रहे होंगे सालों से। एसिडिटी होगी, पेट खराब रहता होगा। देखो मैंने कहाँ पर फॉरगेट और फॉरगिव का फॉर्मूला नहीं अपनाया। तो जब हम ये फॉरगेट एंड फॉरगिव करना शुरू करेंगे, कागज पे लिस्ट बनाएंगे, बारी बारी से सबको डिस्कनेक्ट करेंगे और देखना कि धीरे धीरे आपकी लाइफ में कितना परिवर्तन आने लगेगा। बिहेव लाइक ए प्रोफेशनल हीलर, नॉट एनी बिजनेसमैन। आपको देख करके लगना चाहिए लोगों को कि आप एक प्रोफेशनल हीलर हैं, प्रोफेशनल हीलर, न कि बिजनेसमैन। आपके चेहरे पर वो आभा नजर आनी चाहिए, आपके चेहरे पर वो चमक रहनी चाहिए, आपके संपर्क में आने पे लोगों को खुशी हो, न कि आपसे दूर भागे। कब आएगा? जब हमें ये सारे रियलाइजेशन धीरे धीरे होंगे। रिएक्शन इज नॉट ऑलवेज सॉल्यूशन, वी थिंक विद इनर सेल्फ। हमेशा हर बात का रिएक्शन किया जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ध्यान रखना, रिएक्शन जब हम करते हैं ना, तो हम उस एनर्जी को क्या कर रहे होते हैं? डुप्लीकेट कर रहे होते हैं। इसलिए डुप्लीकेसी नहीं चाहिए, सहज रहना है। फकीरी लानी है, अपने व्यवहार में फकीरी लानी है। सोचना है अपने इनर सेल्फ में कि हम जो करने जा रहे हैं क्या वो एक हीलर का बर्ताव हो सकता है। डू नॉट एक्सपेक्ट टू एड योर कर्मास अननेसेसरीली विद अदर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। डू नॉट एक्सपेक्ट टू एड योर कर्मास अननेसेसरीली विद अदर्स। ऐसा कोई भी काम मत करो जिसके कारण से आपके कर्मास ऐड हो जाए दूसरे के साथ। खत्म करो चीजों को, साथ में ढो मत। अवर सोल ऑलवेज नीड स्पिरिचुअलिटी। हमारी जो आत्मा है हमेशा आध्यात्मिक है और आध्यात्मिक ही रहेगी, और पहले भी आध्यात्मिक थी। सो डू ऑल थिंग्स अकॉर्डिंगली। हम ये सोचें कि अगरबत्ती दिखाने से, घंटी बजाने से भगवान मिल जाएंगे, नहीं। हमारे जीवन का हर कर्म, हमारे जीवन का हर क्षण स्पिरिचुअल होना चाहिए। हम पेरेंट्स को अगर उल्टी आवाज में, तेज आवाज में बात कर रहे हैं तो सोचो क्या वो स्पिरिचुअलिटी है? हम बच्चों को यदि डांट रहे हैं, उनको पीट रहे हैं, तो क्या वो स्पिरिचुअलिटी है? आपको पता है आपके बच्चे जब आपके घर में जन्म लेते हैं, आपके बच्चे जब आपके घर में जन्म लेते हैं तो आपके कर्मास को काटने के लिए लेते हैं। आप कर्जदार हैं, वो कर्जदार नहीं है, ध्यान देना मेरी बात को। तो थानेदारी किस लिए कर रहे हो? किस लिए आप उनको टॉर्चर कर रहे हो? वो सोल्स हैं जो आपके घर में जिन्होंने जन्म लिया है। आपको तो ग्रेटिट्यूड होना चाहिए उनके प्रति कि उन्होंने हमारे यहाँ जन्म लिया। तो क्या करना है? उनको एक अच्छा एटमॉस्फेयर देना है, एक स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर देना है। और जब आप एटमॉस्फेयर देंगे, उनके आगे जो कुछ भी आप करेंगे वो सब उनके अंदर रिफ्लेक्ट हो रहा होगा। ये बात अलग है कि वो छोटे हैं इसलिए कुछ रिएक्ट नहीं करते हैं, जब वो बड़े होंगे तो चीजों को रिएक्ट करना शुरू करेंगे। जिनके बच्चे बड़े हैं उनको भी एहसास होगा कि हमारे बच्चे बड़े हैं और हमने जो इनको एटमॉस्फेयर दिया उसका परिणाम है ये। तो इसलिए हर क्षण, हर मोमेंट आपको स्पिरिचुअल रहना है और ग्रेटिट्यूड रखना है। तो आपके पूजा पद्धति में बदलाव लाना है। क्या लाना है? कि आपको स्पिरिचुअली देखना है कि मैं क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ। क्या इसकी वर्थ है, क्या इसकी वर्थ नहीं है। भगवान को एक्चुअली आपकी सेवा चाहिए, आपका प्रेम चाहिए, आपका आडंबर नहीं चाहिए। हम ज्यादातर चीजों को देखते हैं कि भाई ये इसी तरह से चलता आया, इसी तरह से करते रहेंगे। नहीं, आप देखो ना एक बार क्षण सोच के, क्या भगवान को ये चाहिए? आपको अपने आप एहसास हो जाएगा कि भगवान को क्या चाहिए और आप उसी तरह से चीजें करने लग जाएंगे।
वी कनेक्ट विद पीपल थ्रू चिंतन, मनन और चित्रण। लोग कैसे कनेक्ट होंगे हम हमारे साथ? हमारे अपने चिंतन से। हम क्या चिंता करते हैं, क्या सोचते हैं, क्या मनन कर रहे हैं और कैसा हम दिखा रहे हैं, उस आधार पे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। हमारे चिंतन से, हमारे मनन से, हमारे चित्रण से। और जब लोग जुड़ते हैं ना तो हमसे उम्मीद करते हैं, तो हमें अपनी पर्सनैलिटी को भी उसी प्रकार से डेवलप करना है। वी आर द ओनली हर्डल टू गेट डिवाइन अचीवमेंट्स, नॉट अदर्स। हम कहते हैं ना कि अरे हमने तो इतना पूजा पाठ किया, हमें कुछ मिला नहीं। किस डायरेक्शन में किया, ये कौन डिसाइड करेगा? क्या वो डायरेक्शन सही थी, या हम जो कर रहे थे वो पर्याप्त था? सुबह नहाए धोए फटाफट बस अगरबत्ती घुमाई और चले गए, क्या वो सही सही डायरेक्शन थी पूजा पद्धति की? क्या हमने कहीं एहसास किया अपने अंदर? क्या ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके हमने 10 मिनट भी थोड़ा सा अपने आप में ध्यान किया, भगवान का शुद्ध रूप से नाम लिया? कोई ऐसा मंत्र हमने किया जो भगवान के लिए, भगवान का प्रिय मंत्र था? उनको खुश करने के लिए क्या हमने अपने हाथों से कुछ उनको प्रसाद खिलाया? क्या अपने हाथों से हमने नहलाया? क्या अपने हाथों से हमने ड्रेसअप किया? ये देखना है हर्डल कौन आ रहा है हमारे बीच में, डिवाइन अचीवमेंट में हर्डल कौन आ रहा है। तो आपको पता चल जाएगा कि मेरा जो एक रास्ता है वो किस तरफ जा रहा है। सॉरी, आगे बढ़ते हैं। गिव रेकी टू ओनली पीपल इन नीड और आफ्टर अप्रोच्ड बाय देम, इस पे हम चर्चा कर चुके हैं। ऑलवेज बिलीव इन एनर्जी साइंस। ऑलवेज, हम सब एनर्जी से मिलकर के बने हैं। हमारा हाथ पैर सिर ये सब जो मूवमेंट हो रहा है ना, ये बिना एनर्जी के नहीं हो रहा। इसलिए ऑलवेज बिलीव इन एनर्जी साइंस। इट वर्क्स इन डिफरेंट डायमेंशंस। ये मतलब आपके इस डायमेंशन में काम नहीं कर रही है, इस डायमेंशन में इसका क्या है, इफेक्ट आ रहा है। ये बहुत हाई लेवल पे काम कर रही है। 3D 4D इसके लिए कोई मायने नहीं रखते। असंख्य असंख्य ब्रह्मांडों में इसका उत्पत्ति होता है और रिलीज होता है और रिफ्लेक्ट होता है हमारे अपने कर्मांश के अकॉर्डिंग। इसलिए इस पे बिलीव करो, ये काम करती है, इट वर्क्स। रिक्वायर्ड एनर्जी एक्सचेंज इन रेकी हीलिंग एंड गेटिंग नॉलेज। चाहे हम नॉलेज गेन करें, चाहे हम रेकी हीलिंग करें, हमेशा एनर्जी का एक्सचेंज करें। एक्सेप्ट एज इट इज। एक्सेप्ट एज इट इज, जैसा है वैसा स्वीकार कर लें। क्यों कर लें? क्योंकि हमें अपने अंदर अपने आप को मेंटेन करना है, स्ट्रेंथन करना है अपने माइंड, बॉडी और सोल को। यदि हम एक्सेप्ट नहीं करते तो हमारी वो सब चीजें बेकार हो जाती है जो हमारे एफर्ट्स होते हैं, क्योंकि एक्सेप्ट तो किया ही नहीं ना। किसी ने हमारे ऊपर नाराजगी की और हमने उसको रिएक्ट कर दिया, तो आपके अंदर और उसके अंदर क्या अंतर रह गया? लेकिन यदि उसने गुस्सा किया, आपने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ किसी कारण से ये कर रहा है, यानी कि हमसे कुछ ऐसी चीज हुई है जिसकी वजह से ये ऐसा रिएक्शन दे रहा है। करेक्ट करना है, रिएक्ट, आपको रिग्रेट नहीं करना। रेकी सेल्फ चूजेस द अफेक्टेड पॉइंट्स टू फ्लो एंड क्योर द डिसीजेस। रेकी जब हम करते हैं, कई बार कुछ ऐसा होगा कि हमें प्रॉब्लम कहीं और होगी, हम रेकी कहीं और कर रहे होंगे। कोई रिग्रेट नहीं आना चाहिए आपके अंदर। रेकी अपने आप उस पॉइंट को ढूंढ लेगी जहां पर अफेक्टेड पॉइंट है और उसको क्योर कर देगी। कोई डर नहीं है। आपके पेट में दर्द है जी, अब ये नहीं है कि आपने दाएं हाथ लगा लिया, बाएं हाथ लगा लिया या बीच में हाथ लगा लिया, कोई कंफ्यूजन नहीं है। पेट पे कहीं भी हाथ लगा दो, जहां पे अफेक्टेड पॉइंट होगा रेकी अपने आप वहां जाएगी, अपने आप काम करेगी, अपने आप फ्लो बंद करेगी। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको केवल हैंड्स ऑन, रेकी ऑन। नो नीड टू फॉलो रूल्स ऑफ रेकी इन इमरजेंसी। आगे चल के ये समझ में आएगा। नो नीड टू फॉलो रूल्स ऑफ रेकी इन इमरजेंसी, जस्ट हैंड ऑन, रेकी ऑन। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? आगे चल के मैं आपको कुछ रूल्स बताऊंगा
कि पहले आप ऑरा को साफ करो, पहले आप जो ऐसा करो फिर ऐसा करो, स्टेप वाइज 5 से 6 नंबर पे जा करके फिर आपको रेकी स्टार्ट करनी है। तो वो सारे रूल्स साइड में रख दो जब इमरजेंसी हो, केवल आपको हैंड्स को करना है और रेकी अपने आप ऑन हो जाएगी। तो ये कुछ सिद्धांत हमारे हैं जिसकी वजह से जो हीलर्स कहते हैं ना कि हमें महसूस नहीं होती है एनर्जी, या हमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है फ्लो कराने में, और हम खुद बीमार हो गए हीलिंग करते करते। तो आपने देखा ये 21 रियलाइजेशंस ये हमारी लाइफ को स्ट्रॉन्ग करते हैं, स्ट्रेंथन देते हैं, हमारे ऑरा को मजबूत करते हैं। तो आपको किसी भी प्रकार की कोई समस्या हीलिंग करने के टाइम पे नहीं आएगी। यहाँ पे मैं 2 मिनट के लिए आप लोगों के क्वेश्चंस लेना चाहूंगा। अगर इन सिद्धांतों में से या इन रियलाइजेशंस में से किसी को समझ में नहीं आया है तो आप पूछ सकते हैं। हेलो। यस हाँ सर। जी, हाँ जी, बताइए। सर सिद्धांत तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहे हैं, मतलब बहुत ही गहराई से आप समझा रहे हैं कि चीज को। बट सर ये लग रहा है कि मतलब फॉलो कैसे होगा, क्योंकि ये तो बहुत ज्यादा चीजें हैं, जैसे कि इसी से हमें मतलब बहुत सारी बहुत ही अच्छी चीजें हैं हमारी आत्मा के लिए। हमें अपने आप को प्योर करना है पहले, तो वही करना सबसे मतलब मुझे तो लग रहा है कि डिफिकल्ट है कि आपको सबको फॉरगिव करते रहना है। हम्म अंदर बहुत लोगों से, जैसे आपने बोला लिस्ट बनाओ, ऐसे तो मेरी बहुत लंबी लिस्ट बन जाएगी, हो सकता है अपने ही हम्म घर वालों की बहुत सारी लिस्ट बन जाए, क्योंकि हम्म वो दिल में ना बहुत सारे रहते हैं चीजें, और हम्म उसी से बल्कि अब ये महसूस हो रहा है कि अपने आप को खुद ही बीमार कर रही हूँ, स्किन डिजीज हो रहा है, ये हो रहा है, बिल्कुल वो हो रहा है। बिल्कुल। तो ये मतलब बहुत अच्छे सिद्धांत है सर, बट वही है कि फॉलो कैसे होंगे ये नहीं समझ में आ रहा। यहाँ पर गुरु कृपा होगी, गुरु कृपा से फॉलो होंगी चीजें। हमारी गुरु परंपरा हम सबके साथ है, हम अकेले नहीं है। मैंने ये ब्रह्म मुहूर्त का समय क्यों चुना, इसीलिए चुना क्योंकि हम सभी कॉस्मिक एनर्जी के कनेक्शन में हैं। आप ये क्यों समझते हो कि फॉलो क्यों मतलब कैसे होंगे? अरे फॉलो कराने वाला तो बैठा है ना, वो कराएगा। जब उसने इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी कि हमें चूज कर लिया, रेकी सीखने आप नहीं आए, निकाल देना दिमाग से। आप रेकी सीखने खुद नहीं आए, आपको भेजा गया, आपको भेजा गया, आपको चुना गया। तो जिसने चुना वही करेगा ना ये सब, आपको सिर्फ प्रयास करना। अब आप सुबह यहाँ पर आए तो जगे ना, टाइम से जगे तभी तो आए। अब कल आप सोचो अरे कुछ लेक्चरबाजी है, कुछ नहीं है, सोते हैं, तो खत्म। तो हमारा प्रयास जारी रहना है, मैंने कहा सहज रहना है, बहुत ज्यादा रूल रेगुलेशन के चक्कर में नहीं फंसना, सहज होना है, फकीरी आनी है अंदर। अब बस आपको जागना है, अपने अंदर से जगा देना है, चीजों को जागृत अवस्था में ले आना है। तो चीजें होंगी, पर होंगी बारी बारी से। शुरुआत कहाँ से होगी? अपने आप को खाली करने से। हम भरे हुए हैं, किसी की घृणा से भरे हुए हैं, है ना, किसी के गुस्से से भरे हुए हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे अंदर भरी हुई हैं जिसकी वजह से अब अगर मान लीजिए पानी का गिलास है और वो भरा हुआ है, आप उसके अंदर और पानी डालना चाहें तो क्या भरेगा? नहीं, छलक जाएगा बाहर। तो ये सारा ज्ञान धरा रह जाएगा, क्योंकि अंदर तो अध कचरा ज्ञान पड़ा है ना, बहुत सारा, बहुत सारी चीजें ऐसी पड़ी हुई हैं। तो वो निकालनी पड़ेंगी पहले, तब जाकर के सेट होगा, और बारी बारी से चीजें अपने आप होना शुरू हो जाएंगी। इसलिए टेंशन नहीं लेना है, सब होगा, यही होगा। और ये सारी चीजें करा के छोड़ेंगे, देख लेना। सिर्फ 7 दिन की क्लास नहीं है। जब आप 30 तारीख से मेडिटेशन क्लास को ज्वाइन करेंगे ना, उसके अंदर देखना लोगों को कैसा चेंजेस आता है। यहाँ पे सिंह साहब बैठे हुए हैं। सिंह साहब, आपका लास्ट ईयर कैसा अनुभव रहा मेडिटेशन में? ये बताएंगे कैसे चीजें चेंज होती हैं, लोगों की लाइफ कैसे बदलती है, लोग कैसे तरक्की करते हैं। सिंह साहब अपने अनुभव बताइए लास्ट ईयर के मेडिटेशन के।
आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी बताएं। वो अनुभव मुझे हुए हैं व्यक्तिगत रूप से, वो कल्पना जी से बाहर थे। जी जी जब हम सुबह ब्रह्म मुहूर्त में मुहूर्त के लिए बैठते थे मेडिटेशन के लिए, शुरुआत में तो विश्वास नहीं होता था कि उस 1 घंटे में इतना अद्भुत, इतना अद्भुत और इतना आश्चर्यजनक और इतनी तेजी से भी अपने आप में परिवर्तन आ सकता है। जी। लेकिन लगता था कि हम पूरी नकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए थे जिस दिन शुरुआत हुई। और उस 1 घंटे बाद ये लगा सारा समुद्र बाहर हो गया और हम बिल्कुल खाली हैं। तमाम नकारात्मक ऊर्जा बाहर, जो विचार दिमाग को घेरे हुए थे बाहर, जिनको हमारे पास तक नहीं आना चाहिए था, दूर होने प्रारंभ हो गए। और धीरे धीरे मन एकाग्र होने लगा और परम शक्ति से जुड़ना प्रारंभ हो गया। बीच में कुछ यात्राएं आपने कराई, विश्वास नहीं होता आज भी यात्राएं इतनी सफल और इतनी व्यवहारिक थी। आज भी जब कभी आंख बंद करके बैठते हैं और सोचते हैं कि हमने आपके साथ कोई यात्रा की थी, तो वो दृश्य सजीव हो जाते हैं। आज भी लगता है कि जिनका आह्वान किया था उस समय हमारी रक्षा कीजिए नकारात्मक शक्तियों से, वो आज स्वतः हमारे पास होते हैं। और जब ये उनसे निवेदन करते हैं कि चारों तरफ कुछ ना हो, तो पूरा कमरा ऐसा लगता है कि मेरा ऑरा जो है उस कमरे में पूरे के पूरे फैला हुआ है। और वो शक्तियां अपने आप ऊपर से उसी तरह जैसे आप बता रहे थे कि आप कल्पना कीजिए, ऊपर से सफेद रोशनी, ऊपर से वो शक्ति प्रवेश कर रही है, वो आज ऐसे प्रवेश करती है। जी देखिए, और ये अगर सिंह साहब को मैं बोलने के लिए कहूंगा तो 1 घंटा भी थोड़ा हो जाएगा, निसंदेह क्योंकि हाँ इन्होंने इतना अनुभव किया। और भी क्योंकि मेडिटेशन में से एक श्वेता भी है यहाँ पे, तो ऐसे कुछ 1-2 स्टूडेंट हैं यहाँ पे जो बता सकते हैं कि मेडिटेशन में किस तरह के रियलाइजेशंस हुए। मैं आपको बस इतना बताना चाहता हूँ कि ये सब कुछ आप नहीं कर रहे हैं, तो जो कर्ता वाला भाव है ना वो हटा दीजिए कि आप कर रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्टेक हम यही कर रहे हैं कि हम कर रहे हैं, करने वाला कोई और है, हमें सिर्फ उस फ्लो में बहना है। आप ये ऐसी साइंस को क्या बोलते हैं? मिस्टिक साइंसेस बोलते हैं। ये रहस्यमयी दुनिया है, यहाँ चीजें घटित होती हैं, आपको बस आनंद लेना होता है। आपको एक बात बता दूं, अच्छा किसी और का प्रश्न है फिर मैं आगे बढ़ूंगा। जी बताइए। सर जैसे कि रेकी इज ऑल अबाउट एनर्जी, अपने अंदर की जो ऊर्जा है वो बाहर हमें उससे हील करना है। तो सर हमारी जो ऊर्जा है वो ज्यादातर खाने से बनती है, तो हमें किस प्रकार का खाना, स्पेशली मैं नॉनवेज की तरफ मैं बात कर रही हूँ सर, तो कितना सही रहेगा? या मतलब हम इसको छोड़ दें आज से, बंद कर दे कुछ दिनों के लिए, कैसे रहेगा सर मतलब? देखिए ये डिसीजन आपका है, मैं इसमें निर्णय नहीं लूंगा, पर हाँ फैक्ट बताऊंगा। मैं अपने और अदर स्टूडेंट्स के भी फैक्ट बताऊंगा कि जो स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़े उन्होंने भी इस तरह की बातें की। मैंने एक ही बात कही कि अगर हम अपने दांतों को देखें, हम अपने इंटेस्टाइन्स को देखें, आंतों को देखें, साइंटिफिकली वो मांस के लिए नहीं बनी। शेर के दांतों को देखें और अपने दांतों को देखें, बहुत जमीन आसमान का फर्क है। शेर की आंतों को देखें, अगर शेर जो है घास पत्ती फूल पत्तियां खाने लगेगा तो बीमार हो जाएगा, क्योंकि वो उसके लिए खाना है ही नहीं। तो जिसके लिए जो खाना बना है, अगर हम वही चीज खाएंगे तो ज्यादा बेटर है। दूसरी बात, मैं वैष्णव हूँ और विष्णु तत्व को हम लोग मानने वाले हैं। हमारे यहाँ राधा कृष्ण की सेवा होती है। तो हमारे गुरु जो हैं, हमारे गुरुदेव जो हैं, वो हमेशा कहते हैं कि आपको लहसुन प्याज नहीं खाना है, मीट मच्छी ये सब नहीं खाना है। क्यों मना करते हैं? इसके पीछे का जो मेन कारण है वो ये है कि हमारा जो भजन है वो बाधित होता है। यानी कि जो तामसिक चीजें हैं,
टॉक्सिकेटेड चीजें हैं वो हमें बंद करनी होंगी। हम एक तरफ तो साधनाएं कर रहे हैं और दूसरी तरफ टॉक्सिकेटेड चीजें खा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है उन साधनाओं में वो परिवर्तन, वो ताकत या वो पावर नहीं आएगी। पावर रहेगी क्योंकि वो नेचुरल है। ध्यान देना मेरी बात को। आप कुछ भी खा रहे हैं, इससे फर्क कब पड़ेगा? इससे फर्क जब पड़ेगा जब वो एनर्जी में रिफ्लेक्ट होगा, क्योंकि एनर्जी तो बनेगी ना। जब भी कुछ खाएंगे पिएंगे कुछ भी करेंगे एनर्जी बनेगी। पर अगर आपने तामसिक चीजों का आहार ज्यादा लिया, ज्यादा खाया पिया, तो वो क्या करेगा? उस एनर्जी को भी उसी मात्रा में रिफ्लेक्ट भी करेगा। और आपके अंदर रिग्रेट भी रहेगा इस बात का कि उस जीव को खाने का मेरा क्या अधिकार है। वो जीव तो खाने के लिए नहीं बना ना, उसका अपना तरीका है, अपना लाइफ स्टाइल है। मेरा अपना, मेरे लिए इतनी सारी फल फ्रूट ये सब चीजें बनाई हैं, तो मैं क्यों उसको खा रही हूँ? तो ये डिसीजन आपका है। धीरे धीरे आपका ये डिसीजन आपको लेना है कि कैसे कैसे उसको छोड़ना है और कैसे स्टार्ट करना है। तो मैं लहसुन प्याज को तो बहुत ज्यादा फोर्सफुली नहीं कह रहा हूँ आपको कि वो बंद करना है, पर एटलीस्ट आप जो मीट है उसको तो बंद कर ही सकते हैं। ओकेजनली लेना शुरू करें, कहीं पे पार्टी वगैरह में बहुत इमरजेंसी हो रही है तब ले लें, घर में बनाना एटलीस्ट बंद कर दें। उससे क्या होगा कि जब आप इस साधना को आगे बढ़ाएंगे तो आपको मदद मिलेगी, आपके आगे हर्डल्स नहीं आएंगे, आपके आगे एंटी फैक्टर्स नहीं आएंगे। तो अच्छा प्रश्न है आपका, और आप ट्राई करेंगे छोड़ने का तो कोई बड़ा मैटर नहीं है। क्योंकि आप देखिए, मैंने ऐसे परिवार भी देखे हैं जो सालों से अलग पीढ़ी दर पीढ़ी खाते चले आ रहे थे, लेकिन जब वो संपर्क में आए, भगवान के भक्तों के संपर्क में आए, साधुओं के संपर्क में आए, तो उन्होंने अपने बच्चे को, जब वो पैदा हुआ, अपने बच्चे को बचपन से नहीं खिलाया तो बच्चे को स्वाद ही नहीं पता उसका। उनका बच्चा खाता ही नहीं है, जानता ही नहीं है कि उसका टेस्ट क्या है। और मीट का भी टेस्ट क्या है? आप अगर मसाले और मिर्च मसाले ना डालें, ऑयल वगैरह ना डालें और उसको कच्चा उबला हुआ खाएं, तो उसका टेस्ट क्या है? वो आप नहीं खा सकते उसको। तो सारा टेस्ट तो मसालों का है, तो वो तो नॉर्मल सब्जी में भी डाल के खा सकते हैं। केवल आपको अपना माइंडसेट बदलना है बस। इजी हो जाएगा, सब कुछ इजी हो जाएगा, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ जी मयंका जी आप बताइए। सर मैंने रीकी जब पार्ट 1 किया हुआ है, तो जब मैं कर रही थी ना, काफी हर्डल्स आए थे मुझे। मतलब मुझे साइनस तो था पहले से, पर उस बीच में लंबा साइनस ने खींचा था, और उसके बाद इतने प्रॉब्लम्स आए थे। तो मतलब मैं सडन वो अचानक से अभी ऐसे दिमाग में आया कि ये सारे हर्डल्स तब सीखने की वजह से आए थे या क्या? मतलब नहीं, नहीं, रेकी सीखने की वजह से कभी हर्डल्स नहीं आएंगे, ऐसे कभी नहीं आएंगे। हर्डल्स आएंगे नेचुरल चीजों को ना करने की वजह से। मैं तो हाँ, जस्ट सीख सॉरी सर, मैं जस्ट सीख रही थी, उसी बीच में आ गया, तो मुझे बहुत तकलीफ हुआ रीकी सीखने को भी। क्योंकि मतलब जो साइनस मुझे 2 दिन था, वो 15 दिन खींच गया था, ऐसा अच्छा था। अच्छा। ऐसा उसका भी हुआ। कारण है, उसका भी कारण है कि जब आप कोई अच्छी चीज सीखते हैं और किसी स्पिरिट को हम कैरी कर रहे होते हैं या किसी साइकिक अटैक को कैरी कर रहे होते हैं, तो वो हर्डल्स क्रिएट होते हैं। तो एक दिन ऐसा करेंगे, इसी क्लास में आप सब लोगों का साइकिक अटैक चेक कर लेंगे बारी बारी से, कि कोई साइकिक अटैक या कोई स्पिरिट, एक्स्ट्रा स्पिरिट या कोई एक्स्ट्रा नेगेटिव एनर्जी तो कैरी नहीं कर रहा है। तो अगर कोई कर रहा होगा तो उसकी हम हीलिंग कर देंगे और उसका साइकिक अटैक रिमूव कर देंगे। तो इस तरह के हर्डल्स आप लोगों के साथ नहीं आएंगे, ये विश्वास कीजिए। तो कई बार क्या होता है कि जब हम कोई अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं ना, और हमारे ही अपने कुछ हर्डल्स जो पहले से क्रिएट किए हुए होते हैं वो हमारे सामने आ जाते हैं कि ये तो हमने ही है ना। जैसे हम हमने अपनी पत्नी को बहुत दुख दिया जीवन में, और कुछ समय से हम लगातार दुख देते आ रहे हैं। समझना मेरी बात को, बहुत सिंपल साधारण तरीके से बता रहा हूँ। तो जब आप अच्छा कार्य करने निकलेंगे तो इजीली उसको उनको विश्वास नहीं होगा। अरे अब तक तो तुम गाली गलौज करते आए, अभी तक तो तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं होगा। क्योंकि आदत पड़ गई, आपकी नेगेटिविटी की आदत पड़ गई और अचानक से आप पॉजिटिव करने निकले।
तो वो जल्दी से हजम नहीं होगा ना। तो ऐसे ही हमारी बॉडी के चारों तरफ हमारे द्वारा बनाई गई नेगेटिव एनर्जी होती है, और जब हम अच्छा कार्य करने निकलते हैं तो वही एनर्जी हमारे सामने रिफ्लेक्ट हो जाती है और हमें लगता है कि हर्डल्स आ रहे हैं, जबकि कुछ हर्डल्स हमारे द्वारा क्रिएट किए हुए होते हैं। तो बस हमें कम आउट होना है, उन चीजों से बाहर आकर के सोचना है, चीजें अपने आप सेटल होने लग जाती हैं। और रेकी इतनी पॉजिटिव है, आप इसी में रेकी फर्स्ट डिग्री के अंदर ही आप साइंटिस्ट हो जाएंगे एक तरह से। जिस लेवल की रेकी आप सीखने जा रहे हैं ना अभी, इसमें आप खुद साइंटिस्ट हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मुझे कौन से रोग के लिए कहाँ हीलिंग करनी है, आपको खुद पता लग जाएगा। बस आपको एक फॉर्मूला के साथ जोड़ना है मुझे, ठीक है। तो बहुत आसान है इन चीजों को समझना और करना, डरना नहीं है। कुछ लोग तो यहाँ तक भी कहते हुए सुने गए कि अगर आप हीलिंग करेंगे, मेरे पास अभी भी बहुत सारे आप तो फिर भी फर्स्ट डिग्री कर रहे हैं, थर्ड डिग्री किए हुए कहीं से आ रहे हैं, कहीं से 3B करके आ रहे हैं, कहीं से सेकंड डिग्री करके आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अगर हमें डर लगता है कि अगर हम किसी की हीलिंग करेंगे तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स हमारे अंदर आ जाएंगी। कैसे आ जाएंगी भाई, क्यों आ जाएंगी? इसका मतलब आपके अंदर कुछ अपना स्ट्रेंथ नहीं है, आपका ऑरा अपना खुद का मजबूत नहीं है, क्यों आ जाएंगे? अगर ऐसे आने लग गए तो 18 साल में पता नहीं हजारों बार तो मैं बीमार हो चुका होता। तो इसलिए आपको सिर्फ गुरु परंपरा में रहना है, गुरु परंपरा के निर्देशों का पालन करना है, और गुरु परंपरा के अंदर जो जो चीजें, जो जो नियम बताए जा रहे हैं उनको ध्यान में रखना है बस, बाकी सब चीजें स्मूथ हो जाएंगी। यहाँ पे मैं एक बात क्लियर कर दूं, हमारा आज का समय हो चुका है, फिर भी जाते जाते कुछ चीजें क्लियर करना चाहूंगा। जो हमारा स्वभाव है ना, उसको जान करके जीना है। जब भी हम अपने अपने स्वभाव के विपरीत जिएंगे, आर्टिफिशियल जिएंगे, तब मुश्किलें ज्यादा आएंगी। हम गुस्सा नहीं करते और अचानक से गुस्सा करने लग जाए तो हमें खुद अपने साथ अजीब लगेगा कि हम कर क्या रहे हैं। या हम कभी गाली नहीं देते और अचानक से गाली देने लग जाएं तो हमें खुद के ऊपर घृणा होने लग जाएगी, मैं कर क्या रहा हूं। तो इसका अर्थ यह है कि हम अपने स्वभाव के विपरीत न जिएं। ऐसा करेंगे तो रेकी रेकी एनर्जी तो रिफ्लेक्ट इफेक्ट होगी होगी, हमारे बॉडी की जो क्या कहते हैं, जो एनर्जी है वो भी इफेक्ट होगी। जो हमारा शरीर है ना, ये बहुत ही बेसिक बात बता रहा हूं, हमारा जो शरीर है उसका जो मूल स्वभाव है वो क्या है? स्वस्थ रहना। हमारा शरीर स्वस्थ रहना चाहता है, लेकिन हम क्या करते हैं, उसको सामान गलत सप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल मैं मेडिटेशन में भी देता हूँ, आप प्रयोग कर सकते हैं इसको। अपने आसपास के किसी पार्क में चले जाएं, आपके हाथ में एक सेब हो और एक हाथ में पिज्जा हो, और 1 फुट का गड्ढा, 2 गड्ढे खोद लें, 1 फुट के 1 फुट के, 2 गड्ढे खोद के उसमें एक में आप सेब गाड़ दें और एक में आप पिज्जा गाड़ दें और उसको मिट्टी से बंद कर दें। और मिट्टी से बंद करने के बाद 1 हफ्ते बाद जाए, आप देखेंगे सेब वाला गड्ढा जो है वहां से सेब गायब हो चुका होगा, लेकिन जो पिज्जा वाला गड्ढा होगा वहां पे पिज्जा वहीं पे ऐसे ही रखा होगा, सड़ रहा होगा, बदबू मार रहा होगा। आप सोचिए, जो सेब था, जो नेचुरल था, उसको कीड़े मकोड़ों ने नष्ट कर लिया, खा लिया, लेकिन पिज्जा को कीड़े मकोड़ों ने भी रिजेक्ट कर दिया। तो कीड़े मकोड़े भी पिज्जा को नहीं खा रहे और हम पिज्जा खाने में लगे हुए हैं। तो कुछ चीजें हम सप्लाई गलत दे रहे हैं शरीर को, वो नेचुरल नहीं है। शरीर हमेशा नेचुरल चीजें ही एक्सेप्ट करेगा, बाकी चीजों को वो साइड में रखता रहेगा। आपको ताज्जुब होगा ये सुन करके कि जो हम मेडिसिन भी लेते हैं ना, हम जो मेडिसिन भी लेते हैं, हमारी बॉडी उसको रिकॉग्नाइज नहीं करती है, वो वहीं पर छलनी हो जाती है, वो अंदर ब्लड में नहीं जाने देता उनको, वो स्टिमुलेट कर जाता है और हमें लगता है कि हमें आराम हो रहा है, वो सप्रेस कर जाता है सिम्टम को। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम दवाई ले रहे हैं सिम्टम्स को दबाने के लिए, क्योर करने के लिए थोड़ी ले रहे हैं। बस हो क्या रहा है कि आपकी प्रॉब्लम यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो गई, बस इतना ही हुआ। तो शिफ्ट करने के लिए दवा ली नहीं थी,
दवा तो ली थी रिमूव करने के लिए, खत्म करने के लिए। तो इसीलिए शरीर को जितना नेचुरल चीजें प्रोवाइड करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है, तो आप वैसे ही स्वस्थ रहेंगे। फिर भी अगर मान लीजिए पुराने किसी कारण से आप बीमार हो भी गए, तो फिर आपके पास रेकी है। अब आपका जो जीवन है ना मुक्त हो जाएगा, बीमारी से मुक्त हो जाएगा। ये मेरा विश्वास है। क्यों विश्वास है? क्योंकि मैंने अपने जीवन में ऐसा पा लिया। जब मैं स्वस्थ रह सकता हूं तो आप लोग भी स्वस्थ रह सकते हैं इस रेकी के जरिए। किसी और का कोई प्रश्न है? फिर हम आज का सेशन क्लोज करेंगे। अच्छा जी, ये तो अच्छी बात है, सबको समझ में आ गया। ठीक है, तो कल हम ऑरा से शुरू करेंगे। ऑरा के बारे में जानेंगे, चक्रास के बारे में जानेंगे, ऑरा के कलर के बारे में, चक्रा के कलर के बारे में, और कैसे उसको रिमूव करते हैं, कैसे स्कैन करते हैं, वो सब हम कल सीखेंगे। तो आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें। सभी गुरुवर आचार्यों को, परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करें। 3 बार लंबी गहरी सांसें लें। पूरे ग्रेटिट्यूड के साथ, थैंकफुल होते हुए, गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वृन्दाय तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यव्रते नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम सभी का मंगल हो, हम सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, मस्त रहें और व्यस्त रहें। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा जी, हरे कृष्ण, हरे हरे कृष्ण कृष्णा। गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण।